सभी को पता है कि अपने समय के सबसे विध्वंसक पदार्थ डायनामाइट का आविष्कार करने वाले अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर विश्व का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल प्राइज हर वर्ष 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। ये 6 कैटेगरीज हैं। एक तो मेडिसिन, या इसको कह लीजिए फिजियोलॉजी, ठीक है। दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा फिजिक्स, चौथा लिटरेचर, पांचवा पीस, और छठा इकोनॉमिक्स है, जो कि कभी कभी इसको अलग से माना जाता है, लेकिन आप मान कर चलिए कि 5 मेन और 6 एक अलग से, 6 कैटेगरीज में ये दिया जाता है। 2025 के लिए सबसे पहले फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी गई है। यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। 3 लोग हैं, मिसेज मैरी ब्रनको और फ्रेड रैम्सडेल, ये यूएसए के हैं। और तीसरे जो हैं सिमोन साकागुची, ये साकागुची जो हैं ये जापान के हैं। तो इन तीनों को 2025 के लिए मेडिसिन या फिजियोलॉजी जो भी कहिए, उसके लिए नोबेल प्राइज देने की घोषणा कर दी गई है। यह पुरस्कार जो है ये स्वीडन में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है कैरोलिंस्का, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। इसमें एक कंस्टिट्यूट किया गया है नोबेल असेंबली, ठीक है। तो ये प्राइज जो मेडिसिन और फिजियोलॉजी का है, ये कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में जो बनाया गया है नोबेल असेंबली, उसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखना है, एग्जाम वगैरह के लिए काम आएगा। इस पुरस्कार में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की राशि जो है वो दी जाती है। स्वीडिश क्रोनर का जो ये करेंसी है, उसका इंटरनेशनल सिंबल जो है वो SEK है। ये अगर आप इसको यूएस डॉलर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये करीब करीब 1.035 यानी कि 1.1 मिलियन यूएस डॉलर ये करीब करीब आएगा। इस बार की जो राशि है ये 3 लोगों में से 3 लोगों को ये बराबर बराबर ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक आदमी को आधा और एक और बाकी 2 को 25-25% या इस तरह से भी, मतलब कई तरह से दिया जाता है, उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर दिया जाता है। तो इस बार तीनों को इक्वल इक्वल ये दिया जाएगा। इसी में से ये नहीं कि तीनों को 11-11 मिलियन नहीं मिलेगा, 11 मिलियन में से ही तीनों को ये दिया जाएगा, ठीक है। मेडिसिन और फिजियोलॉजी में जो अभी तक ये प्राइज दिया गया है वो 116 बार दिया गया है, जिसमें कि 232 लोगों को दिया गया है। इन 232 लोगों में 218 मेल्स हैं और 14 जो है फीमेल्स हैं। देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इतनी जानकारी काफी है यदि आप एसएससी या टीचर या रेलवे या किसी क्लरिकल एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सिविल सर्विस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि यह अवार्ड किस काम के लिए, किस रिसर्च के लिए और किस कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। तो ये इन सारी बातों को हम जानेंगे कि उनमें किस कारण से दिया गया है और उनमें फैक्ट्स और कंसेप्ट्स क्या क्या हैं। अब थोड़ा सा आप सीरियसली बात को सुनेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि किस काम ऐसा क्या इन तीनों ने कर दिया जिसके कारण से इनको वो नोबेल प्राइज मिलने जा रहा है, उसके लिए सिलेक्ट किया गया है, जिसके लिए दुनिया में कई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक इसकी इच्छा रखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ये समझेंगे। ये तो हम लोग ये जानते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी में या किसी भी जीव के बॉडी में एक इम्यून सिस्टम काम करता है, जिसको कि प्रतिरक्षा प्रणाली हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इम्यून सिस्टम ये कहते हैं। ये जो इम्यून सिस्टम है
ये हमारे शरीर में जो भी फॉरेन एलिमेंट्स आता है, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे कोई और रोग हो, या किसी भी तरह का अगर फॉरेन चेंज होता है हमारे शरीर में, तो ये इम्यून सिस्टम हमको सुरक्षा प्रदान करती है। इतना तो आपको पता है। और कोविड के बाद से तो सबको पता चल गया है कि इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के अंदर में काम करता है। अब ये जो इम्यून सिस्टम है, इसमें तो ये बात हमको समझ में आ गया कि इसमें क्या एक कैपेसिटी होती है अटैक करने का। मतलब कि ये अटैक करके ये सामने वाले को खत्म कर सकता है। ठीक है। तो इसको जो है, एक ये कैपेसिटी हमको पता चल गया। दूसरी बात जो इसमें है कि इसका यूज करके, ये तो मान लीजिए जो फॉरेन एलिमेंट्स अगर आ रहा है तो उस पर ये अटैक कर रहा है। लेकिन अगर इसमें मारने की क्षमता है, तो ये हमारे अच्छे अंगों या अच्छे सेल्स या हमारे अंदर जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं, उन पर भी तो हमला कर सकता है। तो फिर इसमें तो मतलब अगर किसी में मार, जैसे कि न्यूक्लियर पावर है, तो न्यूक्लियर पावर में वो बम भी बना सकता है, एनर्जी भी बना सकता है। अच्छी बात भी है, खराब बात भी है। तो इसमें हमको यही समझना है कि ये जो पूरा इम्यून सिस्टम है, उसका मैकेनिज्म एक ऐसा बनाया गया है, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, जो कि उनको अच्छे अंगों या अच्छे जीवाणुओं, मतलब अच्छे बैक्टीरिया या वायरस या अच्छे जो हमारे अंदर में चीजें होती हैं, उन पर हमला करने से रोकता है और उनके प्रति अनरिस्पॉन्सिव बनाता है। नहीं तो अगर इनको मारने की क्षमता है, तो ये हमारे अच्छे पार्ट्स, बॉडी में जो अच्छा पार्ट्स है उसको भी मार देते। लेकिन उनको ये नहीं मारते हैं। कुछ ऐसा एलिमेंट है जो कि उसको पूरे इम्यून सिस्टम को अच्छी चीजों के प्रति अनरिस्पॉन्सिव बनाता है। और इसी अनरिस्पॉन्सिवनेस को इम्यून टॉलरेंस कहा जाता है। अब एक बात समझिए कि यहाँ पर खराब हमला भी है। हम यहाँ पर आपको अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पर खराब हमला भी है और अच्छा हमला भी है। ठीक है। खराब हमला जो ये होता है, इसको कहते हैं इम्यून इंडक्शन। ये जो है प्रेरित करता है उसको उस पर हमला करने के लिए। और अच्छा जो है उसको कहते हैं इम्यून टॉलरेंस। ठीक है। इम्यून टॉलरेंस। तो ये इम्यून टॉलरेंस और इम्यून इंडक्शन, ये दो चीजें यहाँ पर आपके सामने हम रखें। अब ये तो बात है कि बॉडी में जो मैकेनिज्म है। अब ये बात है कि बॉडी में जो हमारे मैकेनिज्म है, उसमें दो चीजें हैं। और तो इसका मतलब है कि हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। और उसके लिए वैज्ञानिकों ने दो मेथड का डिस्कवर किया। तो दो मेथड में, एक मेथड को कहा जाता है सेंट्रल टॉलरेंस। और ये जो टॉलरेंस है, ये एक्चुअली थाइमस और बोन मैरो में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इम्यून टॉलरेंस को पैदा करते हैं। हालांकि ये बहुत नेचुरल होता है और ये हमारे बॉडी में तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और इसमें ये करता है। लेकिन एक और मेथड होता है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। ये एक्चुअली जो है जो टिश्यूज हैं और लिम्फ नोड्स हैं, उनमें कोई एलिमेंट्स होता है जिसके कारण से ये एक्टिव होते हैं। और यही जब एक्टिव होंगे, तब हमारे बॉडी में जो ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं, जैसे कि कैंसर हुआ या और भी उस तरह का है जो कि जिस पर कि हमारा इम्यून सिस्टम काम ही नहीं करता है, तो उस पर ये अटैक करता है या फिर उसके प्रति जो है ये रखता है। अगर ये नहीं रहेगा तो कैंसर हो जाएगा। अगर ये स्ट्रांग रहेगा तो कैंसर से हम लड़ लेंगे।
इसी बात पर, इसी बात, ये दो तरह का आपने देखा, हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको कर देते हैं, ये दो तरह का देखा आपने, एक तो सेंट्रल टॉलरेंस और पेरिफेरल टॉलरेंस। आप हड़बड़ाइएगा नहीं, हम आसान ही भाषा में समझा रहे हैं आपको। अब देखिए, जो तीन हमारे जो वैज्ञानिक है जिनको ये दिया गया, उसमें से जो साकागुची हैं जापान के, ये अभी 74 साल के हैं। ये 1995 में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से दिखाया है था कि पेरिफेरल टॉलरेंस में एक इम्यून सेल, मतलब इम्यून सेल्स का एक अलग क्लास होता है, जो कि ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कैंसर वगैरह, तो उससे हमको ये बचाता है। और अगर यदि यदि इसकी कमी हो गई तो कैंसर जो है वो हमारे शरीर में हो जाता है और वो ठीक भी नहीं होता है। अब ये तो सकागुची ने 1995 में करके रखा और इस पर आगे बात नहीं बढ़ी, रिसर्च होते रहा, लेकिन कुछ कंक्लूजन ऐसा नहीं आया। 2001 में ये जो मिस बर्नको हैं और रैम्सडेल हैं, इन दोनों ने चूहा पर एक्सपेरिमेंट किया। इसमें इन्होंने इन दोनों ने मेल स्कर्फी माइस, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, शायद कहीं मेंस वगैरह में आपको काम कर दे, मेल स्कर्फी माइस, इस पर जो है इन्होंने रिसर्च किया और उसमें उन्होंने देखा कि जीन म्यूटेशन अगर होता है तो जीन म्यूटेशन के कारण इम्यून सिस्टम में ऐसा चेंज होता है जिससे कि कुछ सेल पैदा होता है, सेल बनता है, और वो सेल वैसा बनता है जो कि उस माइस को, मतलब कि उन चूहों को जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, उनको ऑटो इम्यून डिजीजेस के प्रति ज्यादा वल्नरेबल कर दे रहा था और इस कारण से उनकी मृत्यु हो रही थी। तो उन्होंने इस जीन को, जो कि रिस्पॉन्सिबल था वैसे सेल्स बनाने के लिए, जो कि उनके इम्यूनिटी सिस्टम को, यानी पेरिफेरल इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहा था, उसका नाम रखा गया FOXP3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो फिर बात सामने आ गई कि ह्यूमन बॉडी में भी इस FOXP3 जीन का इक्विवेलेंट जीन होता है, जो कि म्यूटेशन करके एक ऐसा सेल बनाता है जो कि हमारे अंदर में ऑटो इम्यून ऑटो इम्यून डिजीजेस से लड़ने के लिए कमजोरी पैदा करता है। और इसी की बात साकागुची ने कही थी। आप देख सकते हैं, इसी के बारे में साकागुची ने कही थी। तो जब इन दोनों ने, यानी रैम्सडेल और बर्नको ने जब ये सिद्ध कर दिया, तब साकागुची ने अपने उस कंक्लूजन को इससे लिंक किया और कहा कि जो बात हम कह रहे थे वो यही इम्यून सेल्स है, यही जीन है जिसके कारण से वो सेल बनता था, और ये फॉक्स भी, और इसी सेल को अब टी सेल कहा जाता है, टी सेल का नाम दिया गया। इसको टी रेगुलेटरी भी कहा जाता है, टी रेगुलेटरी सेल्स, शॉर्ट में इसको टी रेग भी कहा जाता है। अगर पीटी में या मेंस में अगर आता है आपको, तो ये चीज आप लिख सकते हैं, टी रेग क्या होता है। अब तो देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन तो बहुत शॉर्ट आंसर वाला भी तो आता है ना, और शॉर्ट आंसर वाले में ये सब चीज आराम से दे सकता है। जैसे कि ये पेरिफेरल इम्यून सिस्टम दे सकता है, या फिर आपको टी रेग मतलब दे सकता है, टी सेल्स दे सकता है, या सीधे आपको ये भी दे सकता है कि एक मतलब कि राइट या कमेंट ऑन द फॉलोइंग ये टॉपिक्स या टर्म्स है, और उसमें दे देगा कि नोबेल प्राइज 2025 फॉर मेडिसिन
या फिजियोलॉजी। अब उस पर आपको ये सारी बात लिखनी पड़ेगी। तो ये चीज़ यही, अब इसी के कारण जो है ये इन तीनों को, और इससे देखिए फ़ायदा क्या होगा? अब फ़ायदा ये होगा कि हम अब टी सेल्स जान गए, और हम जान गए कि पेरिफेरल इम्यून सिस्टम जो है, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस जिसको आप कह सकते हैं, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, तो ये हमारे शरीर में मजबूत करना है, और इसके लिए उस पर्टिकुलर जीन और सेल के को जो है वो रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है। अब इससे कैंसर वगैरह के लिए जो हम अभी पूरा जो विश्व है वो अभी जो कोशिश कर रहा है उसके दवा के लिए, तो अब उसमें जो है एक क्लियर विजन मिला, और उस पर अब जो है आगे ज्यादा स्पीड पकड़ेगा और उसमें ज्यादा गति आएगी, और जिस कारण से कि जल्दी हो सकता है कि कैंसर वगैरह से लड़ने के लिए दवा जो है वो नया इजाद हो, उसका आविष्कार हो पाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए इन तीनों को 2025 का मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, अब आगे आने वाले दिन में अभी फिर कल भी होगा, फिर उसके बाद भी होगा, धीरे धीरे करके बाकी 5 जो कैटेगरीज हैं उनके भी नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी जाएगी, और उस पर भी हम लोग अपडेट्स लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू।